महाराष्ट्र में सचिन वजह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है और अब महाराष्ट्र सरकार की नींद खुली है और अब सचिन वजह को बर्खास्त किया जा रहा है। जी हां, वो सस्पेंड चल रहे थे, लेकिन अब उसको सस्पेंड से नौकरी से निकाला जा रहा है। उस प्रक्रिया को शुरू किया गया है क्योंकि सस्पेंड तो वो पहले से ही चल रहे थे और नौकरी पे बहाल किया गया था उद्धव ठाकरे की सरकार आने के बाद। तो सवाल तो ये उठ रहा है कि जो 16 साल सस्पेंड रहा, हत्या के केस में वांछित था, ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रखकर जो उद्धव ठाकरे ने गलती करी थी उसको सुधारने में इतना समय क्यों लग गया कि अब जो है आप सुधारने के लिए इतना इंतजार कि जब सारे आप देखिए आरोप सिद्ध होने लगे, एनआईए की जांच में एक एक तथ्य सामने आ गया, सब खुलासा हो गया कि किस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या की गई, उस हत्या में इन्वॉल्व थे, वहां उघाई वाला जो कांड था उसमें इन्वॉल्व थे, और ये केवल सचिन वजह ही नहीं तो और भी जो लोग इन्वॉल्व थे अभी तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई उद्धव सरकार कर नहीं रही है। अभी तक तो सचिन वजह की जो तारीफ कर रहे थे उद्धव ठाकरे सरकार में शिवसेना के लोग, जिसमें संजय राउत बार बार कह रहे थे, वो तो ये कह रहे थे कि भाई ये तो जो है बहुत बढ़िया आदमी है। सचिन वजह को कैसी कैसी संज्ञाएं दी जा रही थी, तो अब उनको ध्यान आया कि जिसको हम जो है अभी तक ये कह रहे थे कि भाई ये कोई आतंकवादी थोड़ा ही है, कह रहे भाई ये कोई लादेन थोड़ा ही है, इस तरह की भाषा बोल रहे थे, मतलब तंज कस रहे थे वो उन लोगों पर जो सचिन वजह को ये कह रहा था कि आपने नौकरी पे क्यों रखा, ऐसा अपराधी किस्म का आदमी, आपने उसका सस्पेंशन रद्द करके और उसको नौकरी पे रखा, सीआईयू का हेड बनाया। तब उद्धव ठाकरे का बयान आया था कि कोई ये लादेन थोड़ा ही है। हाँ ठीक है, वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन भाई आतंकवादी से कम भी नहीं है। ठीक है, वो लादेन नहीं है कि लादेन ने तो बहुत सारी हत्याएं कराई और एक आतंकी संगठन चलाया, लेकिन आप देखिए कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर पूरे खुलासे हो जाएं कि सचिन वजह ने क्या क्या किया तो आपको लगेगा कि आतंकवादी से कम भी नहीं है। अब आप समझिए कि एक चैनल जिसकी कोई गलती नहीं है, रिपब्लिक चैनल, उसको लेकर के किस तरह से टेरर फैलाया गया। पूरे चैनल के लोग टेरर में थे कि नहीं, दहशत में थे कि नहीं, पूछो जरा अर्नब गोस्वामी से, वो बताएगा कि कितनी दहशत में वो लोग थे। AK-47 लेके तुमने घर में ऐसे घुसे धाड़ धाड़ करके, वो किसके कहने पे? सचिन वजह ही लीड कर रहा था, तो लादेन नहीं था, लेकिन लादेन से कम भी नहीं था कि वो किसी के प्रति अगर उसने तय कर लिया कि इससे उगाई करनी है या इसको टारगेट करना है तो वो AK-47 का इस्तेमाल करता था। अब AK-47 का इस्तेमाल लादेन करता था, तो लादेन में और सचिन वजह में क्या फर्क पड़ गया बताओ मुझे? उसने सरकारी राइफलों का इस्तेमाल किया, किसी आतंकी जो सचिन वजह ने सरकारी राइफलों का इस्तेमाल किया AK-47 का किसी व्यक्ति को डराने के लिए, तो डराया, पूरे देश को डराया, पूरे पत्रकार समाज को डराया, पूरे चैनलों को डरा दिया उसने कि बेटा हमारे खिलाफ कुछ करोगे, हमारे आका उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ करोगे तो इसी तरह AK-47 दिखा के तुमको गोली मारने का डर बता दिया जाएगा। क्या जरूरत थी? एक जाने माने पत्रकार के घर में आप उसे गिरफ्तार करने जा रहे हो, तो अगर आप अर्नब गोस्वामी को यह कहते कि आपकी गिरफ्तारी का वारंट है और आप चलिए जरा, तो क्या वो रिवॉल्वर निकाल लेते अर्नब गोस्वामी के, खबरदार मेरे को हाथ लगाया? तो ऐसा तो नहीं कर रहे थे, ऐसा करने की उम्मीद भी नहीं थी। उसके बावजूद आपके पास रिवॉल्वर पिस्टल होती है हर इंस्पेक्टर के पास, तब AK-47 वाले सिपाही ले जाने की क्या जरूरत थी? तो लादेन बनने की कोशिश सचिन वजह कर रहा था। लादेन के पास राइफलें हैं AK-56 AK-47, तो उसके पास प्राइवेट खुद की खरीदी हुई है, सचिन वजह के पास उद्धव सरकार की दी हुई है। फर्क कुछ नहीं है। जिस तरह से एक उद्योगपति को उसने कहा कि तुम्हारे केस क्लोज कर दूंगा, मेरे इतने पैसे का होटल बुक कर दो, तो वो होटल वालों को कहता है इतने पैसे उगाई में दो। ये डरा के ही तो है। किसी एक मनसुख हिरेन को जिसकी कोई गलती नहीं थी पकड़ा और उसको जान से मार दिया, तो जिसको भी वो कहता होगा ना तेरी गाड़ी चाहिए, तो ये दहशत में ही तो दी जाती है। कोई प्यार में अपनी गाड़ी देता है कि मर्सिडीज गाड़ी या ऑडी गाड़ी इतनी महंगी आती हैं, वो उन गाड़ियों को कोई यूं ही दे देगा, सचिन वजह जी ले जाइए आप चलाइए। अरे दहशत और टेरर इस्तेमाल करके, दहशत फैलाकर, डराकर, धमकाकर ये इस्तेमाल करता था। तो इसलिए उद्धव ठाकरे जी आप वकील बन रहे थे इसके,
और ये कह रहे थे कि कोई ये लादेन थोड़ा ही है, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। आज आपको समझ आया कि जब पूरी आलोचना होने लगी चारों तरफ से और अब वो जेल में है और अब ये तय हो गया, एनआईए ने खुलासा कर दिया, परत दर परत खोल दिया कि किस तरह से जिलेटिन की छड़ें रखी गई। उसमें शिवसेना का एक दूसरा आदमी जो कि पुलिस में ही था, प्रदीप शर्मा था, वो छड़ लाया, फिर उसने रखी, फिर उससे भी बड़ा प्लान था, फिर जो सबूत थे, सिम लाने वाले लोग थे वो, फिर प्लस जो इस राजदार थे उनको मारना शुरू कर दिया। ये सब क्या है? अब लग रहा है कि जब आरोपी इतने क्लियर बिल्कुल कट मामला हो गया तो अब उद्धव सरकार को लगा कि यार तुम्हारी तो बहुत बेइज्जती हो रही है कि इस आदमी को नौकरी पे क्यों रखा, तो क्या करें। अब पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है और मुंबई पुलिस का स्पेशल सेल बाकायदा इसमें पूरी रिपोर्ट ले रहा है। एनआईए से रिपोर्ट ली गई है और मुंबई का जो एटीएस है उससे रिपोर्ट ली गई है। और आपको बताएं, संविधान की धारा 311 के तहत अब कार्रवाई की जा रही है और नौकरी से बर्खास्त बाहर किया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ पहले से भी केस चल रहा हो, उसको कोविड की बात दिखाकर नौकरी पर रखा गया हो, फिर से उसके खिलाफ केस आया है, अब उसको नौकरी से बाहर किया जाएगा। लेकिन सवाल एक ये है कि उसको नौकरी से बाहर कर रहे हो, अभी कितने ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं पुलिस में और इस तरह का काम करते हैं। एक वीडियो वायरल हुई है, मैंने वो वीडियो देखा, मुझे नहीं पता वो कब का है, लेकिन है कोरोना के टाइम का। एक वीडियो वायरल हो रही है और उसमें एक लड़की है, वो बोल रही है कि मेरा भाई विदेश से आया और वो हवाई अड्डे पर जैसे ही उतरा तो उसको एक पुलिस वाले ने कहा कि तुमको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। ठीक है भाई, रूल है क्वारंटाइन होने का, लेकिन उसने कहा मेरे पास 3 दिन पहले ही, कुछ घंटे पहले कोविड-19 की रिपोर्ट है जिसमें नेगेटिव आया है, तो 3 दिन तक वैलिड होती है रिपोर्ट। वो 4 घंटे पहले टेस्ट करा के आया है प्लेन में बैठने के पहले, उसके पास नेगेटिव रिपोर्ट है। सरकार नहीं मान रही है, क्वारंटाइन होना पड़ेगा, कहते हैं ले जाके एक होटल में रख दिया और होटल में आपको 7 दिन रहना ही पड़ेगा। तो होटल में रहने का खर्चा, खाना पीना रहना, वो कितने पैसे आएंगे? उसका बिल आएगा 1 लाख रुपए आएगा। तो क्या करें? तरीका बता दिया, होटल वाला बताएगा। और तरीका क्या बताया? 10,000 रुपए दो और अपने घर निकल। वो आदमी अड़ गया, मैं रिश्वत नहीं दूंगा। रिश्वत नहीं दोगे तो 7 दिन रहो, और 7 दिन रहोगे होटल में तो प्राइवेट रूम लोगे, वो प्राइवेट रूम का खर्चा, खाने का खर्चा, दवाई का खर्चा, वो कहते हैं दवाई हमें जरूरत नहीं है फिर भी दवाई का खर्चा ऐड कर दिया, मतलब 1 लाख रुपया बिल बिठाना है। और इसी तरह से ये सचिन वजय उगाही कर रहा था। इसी तरह कितने ही सचिन वजय, क्योंकि इसमें सचिन वजय नहीं था इस हवाई अड्डे वाले केस में, क्योंकि हवाई अड्डे पे जो भी यात्री उतर रहे हैं उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर क्यों नहीं बनाए गए? प्राइवेट सरकारी तौर पे क्यों नहीं बनाए गए? इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि हर जिले में स्कूलों में जो अस्थायी तौर पर क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए और लोगों को क्वारंटीन किया गया वहां पे। तो आपकी मर्जी है, आप होटल में रहिए, आपकी जेब में पैसा है, आप सुविधा में रहना चाहते हो एसी वेसी में तो आप होटल में चले जाइए। और होटल भी 2-3 तरह के थे कि आप 5,000 वाला कमरा लेना चाहते हो, 2,000 वाला लेना चाहते हो, नहीं है पैसे तो आपको सरकारी सुविधा मिलेगी, दोनों टाइम खाना, तीनों टाइम खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा, चाय मिलेगी, कूलर भी मिलेगा। मतलब जो सरकार की तरफ से सुविधा थी उसमें कूलर तक था गर्मी देखते हुए। इतनी सुविधा उत्तर प्रदेश की सरकार ने की और हर जिले में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए अस्थायी तौर पर। महाराष्ट्र में क्यों नहीं बने? महाराष्ट्र में इसलिए नहीं बनाए क्योंकि होटलों को कमाई करके देना है और होटल के जरिए पुलिस को लेना है। इस तरह का पूरा खेल चल रहा था महाराष्ट्र के अंदर। तो एक सचिन वजय नहीं है मुंबई की पुलिस में या महाराष्ट्र की पुलिस में, अनेक सचिन वजय वहां पल रहे हैं। एक को आप निकाल करके ये दिखाना चाहते हो कि भाई हमारी सरकार ने कार्रवाई की और हमने अपराधी को निकाल दिया, लेकिन जो इस तरह की उगाही कांड है उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह की उगाही में लगे हुए हैं? क्या महाराष्ट्र की सरकार इस तरह के लोगों की पता लगाएगी? नहीं लगाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि खुद लिप्त हैं, खुद के मंत्री फंसे हुए हैं। और इसलिए 1-2 केस में जहां दबाव ज्यादा आ रहा है, मीडिया में ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, उसको करके इतनी सीधी करेंगे कि हो गया भाई काम। तो मंत्री जी तो सब पाक साफ हैं। अभी संजय राउत कह रहे थे कुछ दिन पहले कि अनिल परब पे सवाल उठा रहे हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत बढ़िया आदमी है, तो क्लीन चिट दे दी उन्होंने। तो जो एनसीपी के शरद पवार हैं
वो अपने पार्टी के जो गृह मंत्री थे उनके अनिल देशमुख, उनको कह रहे हैं सब बिल्कुल पाक साफ हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। तो गलत कौन है? सचिन वजय गलत है, इसे निकाल के बाहर करो। यानी फिर वही कि गाज नीचे गिरी, ऊपर के नेता सब पाक साफ बच गए। तो उद्धव सरकार पूरे शान से चलती रहेगी, कहेंगे देखो भाई जो दोषी थे हमने निकाल के बाहर कर दिए। क्या ये उद्धव ठाकरे जी बताएंगे कि जो 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगा है, इसकी जांच में कोई, आप कह तो रहे थे कमेटी बनाई है, उसका क्या हुआ? एक सदस्यीय कमेटी का कहीं चर्चा में नहीं है। और एक सदस्यीय कमेटी क्यों बना रहे हो? आप केंद्र को दो ना इसकी जांच, केंद्रीय जांच एजेंसी जांच करें, सीबीआई जांच कर रही है। तो आप ये बोलिए, अगर आप ईमानदार हैं और आपका कोई हाथ इसमें नहीं है, तो आपका आज तक ये बयान नहीं आया जो आना चाहिए और जिसकी उम्मीद है कि सीबीआई ठीक से जांच करे। और अगर इस 100 करोड़ की उगाही में मेरी सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख दोषी पाए जाते हैं, तो मैं भी इस्तीफा दूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। लेकिन इस तरह का बयान अभी तक उद्धव ठाकरे जी ने नहीं दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दाल में काला है, दाल में काला है, ये उनको पता है और इसलिए इस तरह का बयान नहीं दे रहे हैं, बल्कि उल्टा बयान दे रहे हैं। और हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है भाई? सीबीआई, एनआईए, ईडी। कहते हैं संजय राउत कि हाँ उनके जरिए कुछ भी लिखवा लेंगे, कुछ भी लिखवा लेंगे। मतलब आप सुरक्षा एजेंसियां जो हैं, जांच एजेंसी केंद्र की, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं कि वो कुछ भी लिखवा लेती हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब संजय राउत जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि 100 करोड़ उगाही, फिर जो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा, फिर जो नौकरी पे अनिल वजय को रखने का, सचिन वजय को रखने के लिए 2 करोड़, ये सब फर्जी है, ऐसा हमारी सरकार में कुछ नहीं हुआ। मतलब खुद को खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या एनआईए गलत है, सीबीआई गलत है, ईडी भी गलत है, ये सब हमारी सरकार को गिराने की साजिश है। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया बात है। तुम्हारी सरकार कैसे गिरेगी? मुझे कोई भी शिव सैनिक जरा बताए, उद्धव ठाकरे जी बताएं, संजय राउत जी बताएं कि इससे यदि आपकी सरकार में आपका नाम आता है, आपके गृह मंत्री का, तो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, अब उनकी जगह दूसरे गृह मंत्री बन गए, तो भाई आपकी सरकार कैसे गिरेगी? सरकार तो तब गिरेगी ना कि जब और मंत्रियों का भी नाम आएगा, उप मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है, आपका नाम आ रहा है। अगर सीबीआई की जांच में उद्धव ठाकरे जी का नाम आ जाए और ये अजीत पवार का नाम क्लियर आ जाए, तब तो खतरा है कि सरकार गिर सकती है, क्योंकि विपक्ष यानी भाजपा और बाकी लोग इस्तीफा मांगेंगे उद्धव ठाकरे जी से। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जी का नाम उसमें नहीं आता, अजीत पवार जी का कोई लेना देना नहीं है उगाही कांड में, तब आप क्यों घबरा रहे हो? तब केंद्रीय जांच एजेंसी कुछ भी जांच करती रहे, उनकी जांच से 1-2 आदमी के नाम आने से सरकार थोड़ी गिरती है। तो आप किसको मूर्ख बना रहे हो? जनता को यह कहकर सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हो कि बीजेपी हमारी सरकार गिराना चाहती है, लेकिन जनता सब समझ रही है। अब जनता खुद ही निर्णय कर देगी। अभी चुनाव आने वाले हैं नगर पालिका के, सब पता लग जाएगा। नगर पालिका के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता आपको मुंबई की जनता बता देगी कि उनके मन में क्या है। तो ये नाटकबाजी अब नहीं चलने वाली है। और आप सचिन वजय को निकालिए नौकरी से, लेकिन अनेक सचिन वजय, मेरे अनुसार जो लोग वहां कहते हैं महाराष्ट्र के, कई ऐसे लोग हैं पुलिस के अंदर जो मंत्रियों के दबाव में या ऑफिसर के दबाव में भ्रष्टाचार करने के लिए मजबूर हैं। क्या ये सच है? और यदि ये सच है तो इसका पता लगाएं और उद्धव ठाकरे जी इस पर कार्रवाई करें और ऐसे भ्रष्ट लोगों को भी बाहर करें, वरना फिर लोग आप ही को कहेंगे और आप इसके जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। वंदे मातरम।